अच्छी जा रही है। CS से कैसे जा रही है? आज कितना लेक्चर है? 6। अच्छा, वेट कर लें आप नहीं कि पहले कंडीशनर हो? हाँ नहीं बस ठीक है। अच्छा गैस जो होता है ना वो होता तो गैस ही है, उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं होता ऐसे ही। लेकिन मेरा ये गैस है कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले 2 साल से मिस किया लेकिन इस साल वो जरूर पूछेगा, ठीक है। वी आर लर्निंग अबाउट द यूएस सिविल वॉर, ठीक है। अच्छा क्या मैं बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ पढ़नी होती है उसमें 3 चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट पढ़नी होती है। कोई भी टॉपिक हो ना आप उसको 3 एंगल में डिवाइड कर लें, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। कोई भी टॉपिक हो आप उसको इन 3 हैड्स में डिवाइड कर लें, वो टॉपिक ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। लाइक हम सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं, द यूएस रेवोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करें आप तो उस रेवोल्यूशन में सोशलिज्म क्या थी भला? राइट्स नहीं मिले, शाबाश। कि आज़ादी लेने के लिए यूरोप की मजहब की तंगी से आज़ादी लेने के लिए, ठीक है, यूरोप के एक कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट से आज़ादी लेने के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना अमेरिका में इंडिपेंडेंस के लिए। और जब ब्रिटेन ने उसी इंडिपेंडेंस को दोबारा पुश करने की कोशिश की तो वहाँ पे क्या आया था, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज क्या थी? नॉन टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये पॉलिटिकल है ना कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन दो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके बाद हमारे पर टैक्सेस लगाओ, ठीक है। और इकोनॉमिक रीजन क्या थी? ये जो आप बता रहे हैं मर्केंटाइल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने ये नहीं देखना कि जंग के अंदर क्या हुआ, ये वो जो भी चीज़ हो आप उसके 3 इम्पैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 कि वो क्यों हुआ इवेंट, व्हाई, रीजन, ठीक है। उसके बाद हाउ कि कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो उसको इन द एंड तक लेकर गए, राइट। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके इम्पैक्ट, ठीक है। ऐसे ही तो पहले हम इसका वाई पढ़ते हैं कि सिविल वॉर हुई ही क्यों, ठीक है। तो पहले सोशलिज्म, पहले पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल क्या थी बता? जी साउथ और नॉर्थ के डिफरेंसेस काफी ज्यादा हो गए। पॉलिटिकल रीजन तो मालूम क्या पॉलिटिकल रीजन क्या है? सोचो थोड़ा सा, आप भी समझ आ जाएंगे। क्योंकि पावर जो है वो इस वजह से शाबाश, क्या सही बता रही हो क्या? हाँ, फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट। पहले दिन से ही नॉर्थ का चलता कौन सी गवर्नमेंट स्ट्रांग है? फेडरल गवर्नमेंट। और साउथ का चलता कौन सी गवर्नमेंट? एंटी फेडरल। ये पहले दिन से इशू था, ये इशू उनके आखिरी दिन तक चला, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन क्या होगी, जंग किसके दरमियान थी? बिटवीन फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरल। समझ आई ना? अब दूसरी रीजन सोशलिज्म क्या हो जाएगी? सोशल वो जो स्लेव्स को स्लेवरी वर्सेस एंटायर स्लेवरी, स्लेवरी वर्सेस एंटायर स्लेवरी। ये कौन सी रीजन होगी? सोशल। लेकिन ना यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है और आपने पेपर में भी उसको ऐसे ही डिफाइन करके लिखना है। तो ये बात सुने, साउथ में क्या है वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी? एग्रीकल्चर है, सही है। एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर है? एग्रीकल्चर 2 टाइप्स होती है ना, मैनुअल और दूसरी मैकेनिकल। मैकेनिकल उसका मैकेनिकल होता है मशीन से, मैकेनिकल कैसे? मशीन से।
मशीन उस टाइम थी No. नहीं थी, तो भाई एक कौन सी बजती थी? मैनुअल मैनुअल। मैनुअल बाय मैन मैन। इसके लिए क्या चाहिए था? मैन पावर, ठीक है। और मैन पावर उस टाइम कौन सी अवेलेबल थी? स्लेव स्लेवरी। अगर स्लेवरी खत्म होती है तो साउथ का बड़ा क्या खत्म होता है? एग्रीकल्चर खत्म होता है। और अगर एग्रीकल्चर साउथ का खत्म होता है तो साउथ की इकोनॉमिक डेथ होती है। समझ आई बात? अच्छा, अब ये इकोनॉमिक रीजन क्या है? So वो उन्हें ड्यूटीज वगैरह जो लगाई ना ना, उनकी नॉर्थ की क्या है? इंडस्ट्री। साउथ की क्या है? एग्रीकल्चर। लेकिन बच्चे आज के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि ऊपर से जो हमें ये सोशल इशू नजर आ रहा है, अंदर से वो क्या है? इकोनॉमिक इशू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कीप दिस इन योर माइंड। जैसे कहते हैं हर चीज की दो तस्वीरें होती हैं, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और। आपने शेर भी सुना होगा कि 1000 नहीं, सिर्फ एक शख्स दिखा दो जो हो बाहर से, अंदर से हो बाहर से। तो जनाब वाला वो शख्स मैं हूँ, ठीक है। तो अंदर से क्या नजर आ रहा है आपको? स्लेवरी, सोशल इशू। लेकिन एक्चुअली इशू क्या है? इकोनॉमिक इशू, ठीक है ना। और उसके बाद अच्छा, जहां पे लोग ज्यादा होते हैं, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है और जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, हमेशा रिलेटिवली वहां पे डेवलपमेंट क्या होती है? ज्यादा। पंजाब के अंदर पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा ज्यादा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। इसलिए पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जारी बात है फिर क्या है? कम है। तो बलूचिस्तान के लोगों को शायद कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद बलूचिस्तान पंजाब जो है वो किसके पैसों से चल रहा है? बलूचिस्तान के पैसों से चल रहा है, ठीक है। ये एक आर्गुमेंट है, इस पर लंबी डिबेट नहीं करते, ठीक है। हम बस ये देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि विद द पास ऑफ टाइम नॉर्थ की पॉपुलेशन और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गई, ठीक है। अब जब नॉर्थ की इंडस्ट्री फ्लरिश की, उसकी जाहिर बात है पॉपुलेशन भी बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो नॉर्थ के अंदर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जवाब में कोई लोग बोलना पानी दे देवन, ठीक है। नॉर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? ज्यादा डेवलप हो गया एज कंपेयर टू साउथ। तो साउथ को लगता था कि शायद नॉर्थ मेरी बेस पे क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है। तो एक्चुअली इट वाज अ वॉर बिटवीन मोर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। आप और भी बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं, जैसे मैं आपको कौन सी बताऊं? एक बार रेल रोड भी बताता हूँ। रेल रोड कि सिर्फ रेल रोड में आप फर्क देखना कि यही रेल रोड नॉर्थ में था 20,000 माइल्स, राइट, और यही रोड साउथ में सिर्फ 10,000 माइल्स था। चेक द डिफरेंस, सही है। उसके बाद जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं विद द पास ऑफ टाइम डेवलप हुए यूएसए में, लाइक एमआईटी का नाम सुना है? Yes, sir. मैसाचुसेट्स Institute of इंस्टीट्यूट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड नाउअडेज। कहाँ पे है? बॉस्टन में, नॉर्थ में, ठीक है। हार्वर्ड कहाँ पे है? हार्वर्ड अगेन बॉस्टन में, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ येल नाम सुना है? Yes. कहाँ पे? North. कनेक्टिकट में, नॉर्थ में, ठीक है। तो जितने भी एजुकेशनल टॉप इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, और जितनी भी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई वो भी सारी की सारी कहाँ पे हुई? नॉर्थ में, और साउथ में नहीं। यार इसमें चार्जर है अच्छे वाला नहीं? Android. हाँ, तो ये असल में क्या होगा फिर? दिस वाज अ वॉर बिटवीन लिटरेसी वर्सेस इलिटरेसी। समझ आई इस पॉइंट की? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट कभी नहीं हो, चलो एक और देख लेते हैं। साउथ में क्या थी? स्लेवरी थी। क्या थी? स्लेव स्लेवरी।
और स्लेवरी को कंट्रोल करने के लिए, स्लेवरी को चेक करने के लिए काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉइस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी तो कौन सी सोसाइटी बनेगी? क्लोज्ड सोसाइटी। कौन सी? क्लोज्ड। आज कंपेयर टू नॉर्थ, वहां पे क्या है? ओपन है, लिबर्टी है। तो वहां पे कौन सी सोसाइटी बनेगी? Open society. Actually, it was war between open versus closed society. ठीक है बद्री? अब अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? Why. अब हम क्या पढ़ते हैं? How. ठीक है। कि कौन से इवेंट्स हुए वो हमको वॉर तक लेके गए। So, according to you, what should be the first event? First event. So, कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ ना ऐसे तो नहीं ना। एक बार 20 नंबर सवाल लिखना है। नहीं सर, which led to the main war. ना ये तो बहुत important topic है। मतलब जैसे इसमें भी 20 नंबर का आपका अलग से सवाल आ सकता है कि which events led the federalist and anti-federalist to the war. मतलब why तो है, अगर पूरा सवाल है फिर why भी लिखो। लेकिन अगर सिर्फ इवेंट्स पूछे तो सिर्फ इवेंट्स भी अलग से आने चाहिए, इसलिए मैं डिटेल से बताऊंगा आज आपको। सर वो जो ड्यूटी उन्होंने लगा दी थी उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, उससे भी पहले जाओ। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्या बनाई यहाँ पे? क्या बनाई यहाँ पे? कन्फेडरेशन बनाई, ठीक है। क्या नहीं बनाया? फेडरेशन नहीं बनाई। फेडरेशन क्यों नहीं बनाई? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। वो जब फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब बनती है? जब ट्रस्ट होता है। जब क्या होता है? ट्रस्ट होता है। यहाँ पे क्या बनाया? कन्फेडरेशन। क्यों नहीं बनाया? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। लेजिस्लेचर मेजॉरिटी चाहिए। क्यों चाहिए 100% मेजॉरिटी? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। हर स्टेट के पास वीटो राइट क्यों है? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। तो व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट देन? Articles of Confederation. Signing of the Articles of Confederation. दूसरा बताओ। सर जो उनके प्रेसिडेंट्स ने कोई खान भाई आपका नाम क्या है? What's your name? शहजाद। आप बताओ। सोचो तो सही। टैक्सेस लगाई थी। हाँ नहीं है। मैडम आपका नाम क्या है? सारा। सारा। Yeah, what was New Jersey plan? What was Virginia plan? Huge differences among them. Framing of the US Constitution. नहीं? Yes sir. कितना बड़ा टसल था आपस में। मैंने आपको जो बच्चों वाले पॉइंट्स थे 5-6, वो उसके बाद आपको ये टेक्निकल पॉइंट्स बताए थे। वो टेक्निकल पॉइंट्स ही तो आगे चलते हैं सारे। तो यहाँ पे कितने डिफरेंसेस थे? बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तीसरा पॉइंट, अब जो आप बता रहे हो ड्यूटीज का सारी, वो सारा कुछ एक ही हेडिंग में आ जाएगा। उस हेडिंग को हम क्या कहेंगे? फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी-फेडरलिस्ट regime। जो कुछ फेडरलिस्ट ने किया, एंटी-फेडरलिस्ट सारा कुछ क्या किया? रिवर्स किया। फोर्थ पॉइंट, अगर आज आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ आ गया तो समझो आपका सीरियस हो गया। दिखाता हूँ अभी। हर चीज की ना दो डेफिनेशन होती हैं। क्या होती हैं? दो डेफिनेशन। आपको वो दोनों डेफिनेशन आनी चाहिए। जो भी इवेंट हो आपको दो तरीके से कवर अप करना आना चाहिए। हाउ? फर्स्ट करते हैं हम बात करते हैं
कि जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है, तो कितनी रीजंस थी? बहुत सारे लाइक इकोनॉमिकल, हाँ इकोनॉमिक सर, इंडस्ट्री वगैरह उधर नहीं फ्लरिश कर रही थी, उनको राइट सही से नहीं दे ज्यादातर रहे थे। इकोनॉमिकल, पॉपुलेशन की वजह से लेजिस्लेशन सर लैंग्वेज, इकोनॉमी, सर पॉपुलेशन के क्या बेस आपने क्या बताया? लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज कर लेता हूँ। लैंग्वेज लैंग्वेज की क्या इशू था? के नेशनल लैंग्वेज, बांग्लादेश हो या- पाकिस्तान क्या करता था? उर्दू, ये पाकिस्तान नहीं करता, ये वो करते हैं कि आपकी लैंग्वेज क्या होगी और हमारी उर्दू होगी, ठीक है। बंगाली यही कहते थे ना कि आपकी लैंग्वेज उर्दू है, हमसे आप अलग हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज क्या होती है? बंगाली। और ये कितना बड़ा इशू था उस टाइम? बहुत बड़ा इशू था। 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेन इशू अटका था कि लैंग्वेज कौन सी होगी। अब मैं आपको इसी को घुमा के दिखाता हूँ, इसको दूसरे एंगल से पढ़ते हैं और आपको लगेगा कि यार ये तो कोई इशू नहीं था, यही आपने सीखना है, ठीक है ना। ये भी आपको लग रहा है ना, ठीक है। और हम थोड़ा सा ना इसको एंगल इसका चेंज करते हैं, इसको देखने का एंगल चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर क्या है? पंजाब, पंजाब की लैंग्वेज क्या है? पंजाबी, ठीक है। केपी, केपी की लैंग्वेज क्या है? पश्तो। देन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की लैंग्वेज क्या है? बलोची, बलोची। एंड सिंध, सिंध की लैंग्वेज क्या है? सिंधी, तो उर्दू तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। उर्दू किसकी लैंग्वेज है? उर्दू सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की जबान थी, और आप भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं और हम भी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, चलो झगड़ा किस बात का? समझ आई ना? Yes. चलो उसके नासिर की बड़ी प्यारी गजल है कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर। ये जो गजल है ना, खुदारा ये बांग्लादेश के टेक्स्ट में लिखी हुई है, इसको मैं 3rd क्लास आशकों से मंसूब नहीं करना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है ना। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाओं का आलम रहा मगर जुदाई न थी। देखिए ये जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो इस वेक में ये गजल लिखी गई थी। अब इसको आगे दोबारा सुनना। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई, ठीक है ना। तो अभी कोई इशू था नहीं था, ठीक है। उस टाइम लोग जाहिर बात समझदार होंगे, वो इस इशू को इस तरह पोर्ट्रे कर सकते थे, और अभी जैसे आपका माइंड चेंज हो गया कि इशू था नहीं था, इसको खत्म कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वो खुद ही अलग होना चाहते हैं, हम दोनों अलग होना चाहते थे। तो मैं भैया भी सिखाता हूँ कि हमें घुमाना है कैसे चीजों को, ठीक है ना। हमने पढ़ा लुइजियाना परचेज, क्या पढ़ा? हमने लुइजियाना परचेज को क्या पढ़ा कि लुइजियाना परचेज वाज ए वेरी गुड थिंग। अगर इसको पॉजिटिव लिखना चाहो तो आप उसके ऊपर 2 सफे लिख सकते हो कि ये लुइजियाना परचेज था जो बेस बना वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की। यही लुइजियाना परचेज था जिसके अंदर से काफी सारे एरियाज न्यू ऐड हुए। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि यही लुइजियाना परचेज जंग की सबसे बड़ी वजह थी। हाँ देखें, वजह से होती है ना, घर में फुप्पो जिसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ होती हैं ना। तो समझ लें कि जो लुइजियाना परचेज है ये वो फुप्पो थी जिसकी वजह से सारी लड़ाइयाँ होती थी। कैसे? ये लुइजियाना परचेज ही थी ना कि जिसके बाद जो भी एरिया न्यू ऐड करना होता था, जिसकी 60,000 पॉपुलेशन हुई, जिसकी लोकल गवर्नमेंट बनी, जैसे ही वो सेंटर में ऐड होने की कोशिश करता था वहां पे क्या शुरू हो जाता था? झगड़ा शुरू हो जाता कि either it would be a free state and either it would be a slave state. Does that make sense? एक ही बात है, उसको पॉजिटिव जितना मर्जी लिखना चाहो, उसको नेगेटिव जितना मर्जी लिखना चाहो, you can write. सही है? But sir, it was resolved, no? It was resolved. Yes. तो देखना एक और देखें, मैं कहता हूँ हमने पढ़ा था Connecticut Compromise, पढ़ा था? Yes. नहीं, Connecticut Compromise तो यहाँ पे था। हमने compromise पढ़ा था Missouri Compromise। Missouri Compromise क्या था? हाँ? जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्टेट्स जो है नॉर्थ में इससे ऊपर इस लाइन लगाई ना यहाँ पे 36 36 30 की लाइन लगाई
और क्या कहा कि जो ऊपर है वो क्या है, नॉर्थ नॉर्थ में, और नीचे है वो क्या है, साउथ साउथ में है। और मिजूरी कॉम्प्रोमाइज के साथ वो जंग और वो सारे खिलाफात जो होने थे वो सारे क्या हो गए, खत्म। You can write many things positive, right? But at the same time मैं कहता हूँ कि मिजूरी कॉम्प्रोमाइज was one of the main reason of the war. So, जो चीजें रिजॉल्व हो गई हैं वो फिर बाद में बताता हूँ आपको आओ इसको डिफेंड करें, आप कर सकते हैं इस तरीके से सोचें। So this will वो कह रहे थे it was injustice because ये कोई से क्योंकि जब लुइसियाना परचेज हुई चलिए थी नहीं। तो उसमें ज्यादा मतलब एरिया अब यही मिजूरी कॉम्प्रोमाइज था जिसको हम अच्छा कह रहे हैं, ये मिजूरी कॉम्प्रोमाइज था जिसने उनको हमेशा हमेशा के लिए डिवाइड कर दिया, आप नॉर्थ में और हम साउथ में। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना सीधे लीका छिपता है ना, तुम शादी गमियां ते आना है तो ना साडी हुन खुशियां ते आना है। यहाँ पे उन्होंने एक जियोग्राफिकली लाइन ड्रा कर दी, एक वॉल क्रिएट कर दी कि आप उधर और हम इधर। समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव में लिखो मिजूरी कॉम्प्रोमाइज को, आप इसको जितना मर्जी पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कॉज ऑफ द वॉर डिस्कस कर रहे हैं आप इन्हीं चीजों को नेगेटिव बना दें, ठीक है ना। यही सीएसएस इज ऑल अबाउट। एक चीज वो आपके पास आओ उसको हर जगह जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अक्सर जैसे बताता हूँ आज जैसे मैं यूएन कोई वो डेवलपमेंट गोल्स जैसे बताए थे आपको, गोल नंबर 3 है, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। उसको पॉजिटिव यूज करना है तो पाकिस्तान मस्ट टेक डायरेक्शन इन दैट वे, और ये वो ठीक है। अब कोई गोल नंबर 3 नेगेटिव करना है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग है, पाकिस्तान इंटरेक्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान की ये गलत बात है, ये वो। Does it make sense? So now our 6th reason, and that is abolitionist movement. अच्छा पुत्री, कभी कभी ना वो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ abolitionist movement was one of the main reason of the civil war. समझ आई? अच्छा, abolitionist movement क्या होगी भला? abolish किधर क्या हो? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है ना? It is very important topic of the US history. रात को यार मुझे बहुत मजा आया, हमारी वहाँ पंजाब नाइट थी and I was the main performer. मैंने कंपेयरिंग की, मैंने गजल पढ़ी, मैंने गाना गाया, मैंने लाइव और सीएस ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। यार वो 5.5% उठा देते हैं, तमीज ही नहीं है। और सुबह जाके 1 2 3 बंदा आधा सोया होता है, आधा अब यार लाइफ वैसे औखी है ऐसी जैसे कि लीग में है, शेड्यूल जो ना वो इतना हेक्टिक है ना बहुत यार। और मुझे मसला ये होता है मुझे क्लास में इतनी नींद आती है यार, मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। मतलब मैं 3 वायलेशन हो गई हैं सोने पे, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ, अगर आप 2 मिनट सो गए ना तो आपकी वायलेशन। मैंने बड़ी ट्राई की है लेकिन मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई यार कि मैं 3 घंटे की क्लास पढ़ाता हूँ और मैंने नहीं देखा मेरी क्लास में कभी बंदा सो रहा हो। यार अल्लाह की कसम इतना दुख लगता है ना कि मतलब 22 ग्रेड जो हैं वो ऑफिसर्स हैं और क्या पढ़ाते हैं वो कुछ पता नहीं है। स्लाइड जो है वो घुमाई जा रहे हैं। अब जाके अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक अहद वफा लेना चाहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। वहाँ भी खड़ा हो गया जब सारे बंदे कहानियाँ सुना रहे होते हैं, 22वीं ग्रेड तक अब सारे पहुँच जाएंगे, कोई काम नहीं। कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को ये मसाइल हैं, ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये वो है। मैंने खुद से एक वादा किया होगा कि मैं जिस दिन रिटायर होऊंगा एटलीस्ट मैं अपने ज़मीर को ये सेटिस्फाई करूँगा कि बिलाल पाशा तुमने इस पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़ात से ये कंट्रीब्यूट किया। Rather than cursing the system, you should justify yourself, but you have done. ठीक है ना, इतने घटिया लोग हैं वहाँ पे कि मैं असाइनमेंट्स नहीं मतलब प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन ही अपडेट नहीं करके आते और कोई बंदा सवाल पूछे तो आगे से वायलेशन लग जाती है।
Like it's very wrong. मतलब एक दिन वो हमारी कल्चर्स के ऊपर प्रेजेंटेशन हो रही थी, उसमें वो सर पढ़ा रहे थे तो वो फाटा का पढ़ा रहे थे, तो इवन के उन्होंने फाटा का अलग से लिखा हुआ था, तो मैंने यानी कह दी, मैंने सर वो फाटा तो मर्ज नहीं हो गया? हाँ वो तो मर्ज हो गया, राइट। अब इस बात का मतलब पता क्या था कि उसने अपनी स्लाइड अपडेट ही नहीं की, वही फाटा वाली अलग से स्लाइड। Anyway, यार I wish you कि आप सब बनो और कुछ अच्छा करो। So ये जो आप वार्निंग की बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है? यार इसमें वार्निंग ये है कि अगर आपकी 3 वायलेशन है ना, फिर आपकी सैटरडे संडे की पीटी लग जाती है। लाइक पिछली मैं सैटरडे संडे को आ नहीं सका, वो इसलिए कि मेरी सुबह पीटी थी। और सैटरडे और संडे वाली पीटी जो है ना वो बड़ी जहरे कातिल लगती है, क्योंकि वो वैसे मतलब थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। मतलब जो 7 लोग होते हैं, मतलब ना तुम ही है। चले एबोलिशन, एबॉलिश क्या होता है भला? खत्म कर ठीक है। और एबोलिशन क्या होता है? नाउन। और एबोलिशनिस्ट क्या हो जाएगा? जो करता है वो एडजेक्टिव। अच्छा तो ये भी आपने सीखना है, ठीक है ना। एक वर्ड में आपको 3 वर्ड बनाने आने चाहिए, ताकि फिर आपकी ये ब्यूटी होती है राइटिंग की। जब वो आपसे अच्छी इंग्लिश डिमांड करता है ना, तो ये नहीं कहता कि आप औखर के वर्ड लिखें, आपको वर्ड्स की मतलब उनके साथ खेलना आना चाहिए। लाइक मैंने पहले बताया आपको, राइट है सिंपल वर्ड करते हैं, राइट क्या हो जाएगा? वर्ब। राइटिंग क्या हो जाएगा? नाउन। और रिटन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अच्छा अबॉलिश क्या होता है? खत्म करना। तो वो सारी मूवमेंट जो स्लेवरी को खत्म करने के लिए चलाई जाएगी, इसको क्या कहेंगे? एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। वो मूवमेंट जो नॉर्थ के लोग और कुछ साउथ के लोग स्लेवरी को खत्म करने के लिए चलाएंगे, उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। और दूसरी बात, जितनी ये एबोलिशनिस्ट, एक टेक्निकल पॉइंट आपको ये समझना है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन स्लेवरी के बारे में कुछ कहता है? नो नहीं। से कहता था सर। हाँ सर राइट। वोटिंग कौन दिया? डिफाइन तो नहीं ना किया कि स्लेवरी होनी चाहिए नहीं है। तो वो जो कहते हैं कि एवरी मैन इज इक्वल बिफोर गॉड, लेकिन वो तब कहते हैं जब कोई यूएस का सिटीजन हो, या फिर केस भी आएगा बड़ा मजेदार। मतलब जब कोई सिटीजन बनेगा तब उसको राइट्स मिलेंगे, तो वैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, वो एंड्रू जैक्सन वाला याद है ना? यस सर। ठीक है, तो क्यों नहीं राइट्स दी गवर्नमेंट को? बिकॉज़ दे वाज नॉट अ सिटीजन, राइट? तो बात करने का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है स्लेवरी के बारे में? हाँ नहीं कहता। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन यार कहने की कॉल इफ यू माइंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी जी कर साहब मैं ठीक हूँ। मैं आपको बात में करूँ फोन? ठीक, आप शादी भी जा रहे हैं? चलें ठीक है। यार मैंने एक शादी थी फैमिली में, तो मैंने मिस की। तो मुझे लगता है कि यार तुम लोगों को आना मेरी प्राइमरी है, क्योंकि आप लोगों के पेपर आ गए हैं, मुनासिब रहता है। पिछली दफा भी नहीं आ सका था। अच्छा एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहते हैं पर्टिकुलरली स्लेवरी के बारे में? नहीं। ठीक है, एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता और नॉर्थ उस चीज को बार बार पुश करेगा, तो क्या होगा? मैंने क्यों ऑन किया है? सॉरी यार, रूल्स पता है ना क्लास में? तो मैं खुद भी नहीं यूज करूंगा, प्रॉमिस कभी नहीं किया। ये अच्छा नहीं है। अब अगर नॉर्थ कहेगा कि स्लेवरी को खत्म करो, नॉर्थ क्या कहेगा? स्लेवरी को खत्म करो, तो क्या होगा फिर? साउथ क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, और साउथ क्या होगा फिर? ऑफेंड होगा। क्या होगा? ऑफेंड होगा। तो जितनी ये एबोलिशनिस्ट मूवमेंट नॉर्थ में चलाई जाएगी और जितनी ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, उतना ही नॉर्थ साउथ क्या होगा? ऑफेंड होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है,
जैसे हम पहली चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे अराउंड 1831 में एक यहाँ पे सोसाइटी बनाई गई, उसको कहते हैं फर्स्ट अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी। अच्छा बताइए, अब ये ना जो एडजेक्टिव है ना एबोलिशनिस्ट, ये आपने हर चीज के साथ लगा है। अगर कोई न्यूज़पेपर होगा वो बात कर रहा होगा एंटी स्लेवरी, तो वो न्यूज़पेपर कौन सा होगा? एबोलिशनिस्ट न्यूज़पेपर। अगर कोई बुक होगी तो बुक कौन सी होगी? एबोलिशनिस्ट बुक। को पर्सन होगा तो पर्सन कौन होगा? एबोलिशनिस्ट पर्सन। ठीक है ना? अब ये सोसाइटी कौन सी है? एबोलिशनिस्ट सोसाइटी। ये इसमें बनाई गई कि स्लेव के साथ क्या होती है, ज्यादती हो रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए, ये वो। तो इसे साउथ क्या होगा? ऑफेंड करेगा। इवन के साउथ प्रॉपर फॉर्मल रिक्वेस्ट करता था कि आप इन सोसाइटी को क्या करो, खत्म करो। देन देयर वाज अ पर्सन विलियम लॉयड गैरिसन। इसने एक न्यूज़पेपर लिखा। उस न्यूज़पेपर का नाम ही ऐसा था कि साउथ को उससे क्या होता था, ऑफेंड होता था। लाइक उसके न्यूज़पेपर का नाम था द लिबरेटर। क्या मतलब हो गया? आजादी का नाम, आजादी का नाम। तो उसमें सारी न्यूज़ कौन सी होंगी? एबोलिशनिस्ट। एबोलिशनिस्ट। तो साउथ क्या होगा फिर? तो साउथ में ये न्यूज़पेपर बैन था। और इवन के स्टेट में एक साउथ में स्टेट साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना ने प्रॉपर फॉर्मल रिक्वेस्ट की कि आप इसको क्या कर दें, खत्म कर दें। सही आर्टिकल था न्यूज़पेपर था द लिबरेटर, मतलब आई थिंक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था, चेक कर लेना, या वीकली था या फोर्टनाइटली था। ठीक है पुत्री। उसके बाद एक बंदा था फ्रेडरिक डॉगलस। अच्छा, फ्रेडरिक डॉगलस ना खुद भी स्लेव था। ये किस तरह आया नॉर्थ में? जब नॉर्थ में आया तो मजूरी कॉम्प्रोमाइज क्या कहता है बोला? 36-30 ऊपर क्या है? फ्री ना। तो वंस फ्री इज ऑलवेज फ्री, राइट? डज इट मेक सेंस? तो यहाँ पे फ्रेडरिक डॉगलस नॉर्थ में क्या हो गया, आगे क्या हो गया? फ्री हो गया। वहां से ये यूके चला गया। यूके में इसने तालीम वगैरह हासिल की, ठीक है। और जब वापस आया तो अगेन इसने साउथ के स्लेव्स को इनकारेज किया कि आप भाग के कहाँ पे आ जाएं, नॉर्थ में आके क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं। इसने प्रॉपर एक बुक लिखी। उसके बुक का नाम था द नॉर्थ स्टार। अब देखना, ये यूएस है, ये साउथ, ये नॉर्थ। नॉर्थ में क्या होगा अभी? स्टार होगा। उसमें बकायदा जो है तशरीह करके बताई कि आप ऐसे से भाग के कहाँ पे आ जाएं, नॉर्थ में क्या हो जाए। अच्छा, इन सारी में साउथ क्या हो रहा होगा? अच्छा, हुआ ये कि इसके बाद ना एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ट्रेंड वैसे पहले से स्टार्ट था, लेकिन इसके बाद थोड़ा ना ज्यादा वो हाइप क्रिएट कर गया कि लोग इधर जो है वो साउथ से भागते थे और बाद कहाँ पे आ जाते थे, नॉर्थ में। और नॉर्थ में आके क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यूएस इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन भागेंगे साउथ से और दूसरे दिन कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में, बल्कि इनके लिए इनको महीने लगते थे। ठीक है। और दूसरा ये है कि भागना भी कैसे होता था, चोरी भागना है। अगर साउथ में पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, बैडली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो रास्ता जो ये भागने के लिए यूज करते थे उसको कहते थे अंडरग्राउंड रेल रोड। अच्छा, जो आपका 8वां सवाल होता है ना, इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं 10-10 नंबर के, 2 करने होते हैं। ठीक है। उसमें अक्सर ये वो पूछ लेता है अंडरग्राउंड रेल रोड, तो उसको मजीद ही देखना पड़ता है। अच्छा, अंडरग्राउंड रेल रोड वो रास्ता था जो रास्ता ये साउथ के लोग फॉलो करके कहाँ पे आ जाते थे, नॉर्थ में आ जाते थे। अच्छा, अब ये है क्या, ये रास्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, ये लेंथी है?
ठीक है, और जो पकड़ा जाएगा उसके साथ बैडली ट्रीट किया जाएगा। होता ही था कि साउथ में ना छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ठीक है, मतलब, और ये लोग रात को भागते थे, दिन को नहीं भागते थे, ठीक है। लेकिन ना कोई वाइट, साउथ का वाइट जो अगेंस्ट होगा स्लेवरी के, वो इनको यहाँ पे सेफ हेवन प्रोवाइड करता था सुबह को, और रात को ये यहाँ से भाग के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे आते थे। दिन को इन सेफ पॉइंट्स पे क्या करते थे, स्टे करते थे। तो वो पॉइंट्स जहाँ पे ये स्टे करते थे उनको कहते थे स्टेशन। क्या कहते थे? ये एमसीक्यू भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। What were the stations in the underground railroad? So what were these? Safe points. Safe points for the running slaves. उसके बाद यहाँ पे रात को जो जिस वाइट के घर में स्टे करते थे, वो वाइट बंदा या वो ब्लैक भी जो इनकी हेल्प करता था, इनको भगाने में हेल्प करता था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक। उन लोगों को कहते थे कंडक्टर्स। अच्छा पुत्री, ना ये अंडरग्राउंड था और ना ही ये अंडरग्राउंड था और ना ही ये रेल रोड था। बी वेरी क्लियर, ठीक है ना। लेकिन मजे वो सारे थे, स्टेशंस भी थे और कंडक्टर्स भी थे। अदरवाइज इट वाज ओपन पास, बस किसका नाम ऐसे पड़ गया। और इस रास्ते को यूज करते हुए तकरीबन जो है वो 0.1 मिलियन स्लेव्स जो हैं वो आजाद हुए। कितने मिलियन होंगे? 1 लाख। 1 लाख इतना से एक्स नहीं पड़ेगा ना, 1 मिलियन 0.1। और जूता में जाते हैं कितने निकलते हैं? 99,900 1000 और 1 मिलियन के साथ। अच्छा क्लियर है ये अंडरग्राउंड रेलरोड। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कौन थी, उसका नाम था हैरियट टबमैन। हैरियट टबमैन खुद भी स्लेव थी, और जब ये 14-15 साल की थी तो इसके मालिक से इसके सर में रॉड वगैरह भी लगा, और उसको लगा कि शायद ये बहुत हो गई, ठीक है, और उसने छोड़ दिया। ये भागती भगाती आ गई कहाँ पे? नॉर्थ में। और नॉर्थ में आगे क्या हो गई? फ्री हो। जब फ्री हुई तो then she became one of very successful conductor। इस अकेली शहजादी ने 300 लोगों को फ्री करवाया, राइट। और इसको पकड़ने के लिए साउथ ने एक टाइम में $40,000 इनाम रखा। उस टाइम कि जो बंदा इसको पकड़ के लाएगा हैरियट टबमैन को, कितने पैसे मिलेंगे? 40,000। अगर मैं काली सी होनी है, रात को जल्दी नहीं नजर से आती नहीं इधर से इधर, ठीक है। अच्छा अकवाले जरी क्या होते हैं? अकवाले जरी हैं सुनहरी हरूब। असल में कोई सुनहरी हरूब नहीं होते। आप भी चवल की बात देखें, जलामा इकबाल लिखो तो वो क्या बन जाएगा? अकवाले जरी बन जाएगा। वही कॉमन सी बात होती है, लेकिन पोजीशन डिफाइन करती है कौन बंदा बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे एबोलिशनिस्ट मूवमेंट, दे वाज अ कॉमन पीपल। यहाँ पे खतून आई, उसका नाम था हैरियट बीचर। अब हैरियट बीचर जो थी, शी वाज द डॉटर of one of the secretaries of the North, ठीक है ना। और इसकी बात की फिर क्या होगी? सिग्निफिकेंस होगी। उसने एक बुक लिखी, उसकी बुक का नाम था अंकल टॉम्स कैबिन। अच्छा पुत्री, अब अगर ये एबोलिशनिस्ट मूवमेंट भी सिर्फ पूछते सिर्फ, तो आपको ये स्लेवरी की ये सोसाइटी, ये एबोलिशनिस्ट के लोग, एबोलिशनिस्ट बुक, अंडरग्राउंड रेल रोड और ये सारी चीजें तो याद होनी चाहिए, सही है ना। अच्छा अंकल टॉम्स केबिन,
अब अंकल टॉम केबल में जो मेजर कैरेक्टर था वो था अंकल टॉम। लाइक कोई भी बुक होती है उसमें एक मेजर कैरेक्टर होता है ना, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और होते हैं। अंकल टॉम वाज मेजर कैरेक्टर। हुआ क्या, हुआ ये कि उसने बुक में लिखा कि अंकल टॉम वाज अ वेरी गुड स्लेव, ठीक है, और जितना वो अच्छा था उतना ही उसका मालिक क्या था, बुरा था। एक दिन उसके मालिक ने अंकल टॉम के जिम्मे दो खवातीन लगाई कि तुमने इनको रात को पकड़ के रखना है, ठीक है। अंकल टॉम ने रात को वो खवातीन अंडरग्राउंड रेलरोड के साथ जो है वो भेज दी, राइट। सुबह को जब उसने पूछा कि वो किधर है तो उसने कहा मुझे नहीं पता, तो उसने उसको इतना मारा कि वो मर गया। इट वाज द मेन स्टोरी। और उसके साथ और जो है वो साइड लाइन स्टोरीज भी थी, ठीक है। हुआ क्या कि ये जो बुक है ये बहुत पॉपुलर हुई थी, इतनी पॉपुलर हुई कि 2 साल जो है वो नेशनल बेस्ट सेलर रही। इससे साउथ के अगेंस्ट क्या हो रहा था फिर, प्रोपेगेंडा हो रहा था। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। साउथ से क्या हो रहा था, ऑफेंड हो रहा था। तो साउथ ने कहा ये जितनी भी स्टोरी है ये सारी क्या है, फिक्टिशियस हैं, क्या है, रियलिटी नहीं है। यानी वो साउथ के साथ स्लेव के साथ बुरा सलूक किए जाता था ना। उसने क्या किया, वो दोबारा साउथ में गई, उसने रिसर्च की सारी, वो खुद बेटी किसकी थी, सेक्रेटरी की। उसने एक दूसरी बुक लिखी, उसकी दूसरी बुक का नाम था की टू अंकल टॉम्स केबिन। और उसने वो जो बातें पहले स्टोरी की फॉर्म में लिखी थी और प्रॉपर उनको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ नरेट किया कि ऐसे ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है पुत्री। That was all about abolitionist movement. Now the 7th point. And that is almost game 1846 Wilmot Provure। यस we कहते हैं failed। Any question बच्चे, मजा आ रहा है ना? यार ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चों को मजा भी आए। बस हमारी ये मेरा मामला वो हम बस बोल सकते हैं। So connected compromise stick करेंगे जी, stick करेंगे। उसको भी लिख सकते हैं आप वैसे। अगर कैसे लिखेंगे भला कि वही कंप्रोमाइज जिसने उसने अवॉइड किया, उस कंप्रोमाइज ने क्या नहीं है, उसमें कौन सी चीज सॉल्व हो गई वैसे। अभी देखिए आपके पास अभी 10-12 रीजंस हो जाएंगे, डोंट वरी, इनफ मटेरियल टू राइट। इवन यही कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप किस क्लास से हैं खान भाई? 224 से। तो आप मेरी पहली क्लास ले रहे हैं? सर मेरी क्लास में लेते हैं। नहीं मेरी पहली है यस सर। मेरा एक मसला है, मैं ना कभी-कभी बिल्कुल टिपिकल टीचर हो जाता हूँ, लेकिन हम वो प्राइमरी क्लास के टीचर नहीं होते। नहीं सेल नहीं यूज करना, आई डोंट लाइक इट ना, सेल नहीं यूज करना। कोई बात करनी है तो मुझसे करनी। I'm sorry कि यार मेरा मसला है तो यार मैं अब क्या करूँ। लेकिन अगर बोर होते तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, नहीं? उसको को थोड़ा वेट उसका जानू आया क्लास विलमोट प्रोग्राम फेल्ड विलमोट अमेंडमेंट। अच्छा यूएस मैक्सिकन वॉर कब हुई? हाँ यूएस मैक्सिकन वॉर 1846 शाबाश 1846 से 1848, ठीक है। अच्छा जब जंग स्टार्ट हुई 1846 में, तो जंग के बाद पता क्या हुआ था, ये सारे एरियाज किसके पास है, यूएस के पास है।
और नॉर्थ जब जंग शुरू हुई तो नॉर्थ को इस बात का पता था कि जितने भी एरियाज न्यू ऐड होंगे, नहीं, नॉर्थ को पता था कि जंग कौन जीतेगा, यूएस ही जीतेगा। तो उन्होंने अभी जंग जो है वो क्या है, स्टार्ट हुई है, अभी जंग क्या है स्टार्ट, और ऑलरेडी एक कंप्रोमाइज हुआ है कि जो साउथ में जाएंगे वो क्या होंगे, स्लेव्स होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनका एक सेनेटर था विल्मोट ने एक अमेंडमेंट मूव की 1846 में कि जंग के बाद जितने भी एरियाज आएंगे उनके अंदर स्लेवरी नहीं होगी, बल्कि वो क्या होंगे, फ्री स्टेट्स होंगे। अब ये कोई बात है नहीं है, जंग अभी स्टार्ट है और एक एग्रीमेंट पहले हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो न्यू एरियाज ऐड होंगे वो किधर जाएंगे, नॉर्थ में, फ्री में। तो साउथ क्या कहेगा, वजह, ठीक है ना। और जैसे कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही फीलिंग साउथ की थी कि मतलब यार अभी जंग शुरू है और एक कंप्रोमाइज क्या हुआ है। तो ये विल्मोट अमेंडमेंट किस बेस पे ये दी गई, तो ये अमेंडमेंट पास होगी कि फेल होगी, फेल, ये अमेंडमेंट फेल होगी। लेकिन अगर आज जाके आप 1846 से 1848 का कोई भी यूएस का न्यूज़ पेपर निकाल के देखो ना, उसकी हेडलाइन ये होगी, फेल्ड विल्मोट अमेंडमेंट। असल में नॉर्थ ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, कोई बात भी नहीं की, उस बात पे शुभ बना दिया कि हमारे सेंटर की क्या हो गई है, इंसल्ट हो गई है। असल में इससे वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते थे, ठीक है। देखिए इसी बात को आगे बढ़ना पड़े। 1850, इसको 1850 कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जब जंग के बाद सारे एरियाज जो हैं वो आजाद हुए, जंग के बाद सारे एरियाज जो हैं वो आजाद हुए, तो जंग खत्म होगी 1848 में। तो 2 साल बाद यहाँ पे यूएस में एक स्टेट है इधर बिल्कुल एंड पे, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया ने यहाँ पे स्टेटहुड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन होगी 60,000 और लोकल गवर्नमेंट भी बना ली थी। तो कैलिफोर्निया ने स्टेटहुड के लिए अप्लाई किया। तो बाय डिफॉल्ट ये किधर जानी चाहिए थी, साउथ में। लेकिन नॉर्थ ने कहा कि अगर ये पहली स्टेट ही चली गई साउथ में तो क्या हो जाएगा, फिर सारी जाएंगी। उन्होंने कहा हमने ये नहीं जाना। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल विक्ट्री हासिल कर चुके थे थोड़ी सी, कि हमारे साथ क्या हो गई है, ज्यादती हो गई है। और यहाँ पे उस साइकोलॉजिकल विक्ट्री को थोड़ा सा कैश करवाया और कहा मेरी बात सुनो, मिजूरी कंप्रोमाइज भी हम वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक और कंप्रोमाइज कर देते हैं, वो कहते हैं 1850 कंप्रोमाइज। और इसके अंदर 5 मेन पॉइंट्स थे। इस मिजूरी इस 1850 कंप्रोमाइज के अंदर 5 मेन पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5। इन 5 मेन पॉइंट्स में थोड़ा सा ये था कि अब ज्यादती किसके साथ हो रही है, यहाँ पे साउथ के साथ। तो साउथ को यहाँ पे ज्यादा लिवरेज दी गई, सही है, डज मेक सेंस। लेकिन मैं पहला पॉइंट ये कहा कि जो कैलिफोर्निया है, चलो उसको ऐड कर लेते हैं एज ए फ्री स्टेट। और दूसरा पॉइंट ये था कि आज के बाद जो भी न्यू स्टेट ऐड होगी, पहले उसके लिए कितने स्टेप्स हैं, 2। कौन कौन से, 60,000। उन्होंने कहा आज के बाद वहां पर तीसरा स्टेप होगा कि जब लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी तो वहां पे रेफरेंडम होगा। क्या होगा, जैसे कश्मीर का है, जैसे पाकिस्तान के साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा, तो वहां पे लोग वोट करेंगे, वहां पे होगी पॉपुलर सोवरेनिटी। क्या होगी, पॉपुलर सोवरेनिटी। लोग डिसाइड करेंगे कि either we want to go for the north and either we want to go for the south. Does that make sense? Yes sir. इससे तो मिजूरी फिर बिल्कुल ही irrelevant हो गया ना। हाँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ, खत्म तो बाद में जाके होगा। अच्छा, इससे साउथ क्यों खुश होगा वाला?
क्योंकि स्टेट्स खुद कहेंगी कि हमने साउथ में जाना है। हाँ शाबाश, क्योंकि सारी स्टेट्स हैं कहाँ पे? साउथ साउथ में। एग्रीकल्चर है वहाँ। साउथ में एग्रीकल्चर है, तो जब कोई स्टेट अप्लाई करेगी, रेफरेंडम होगा, तो रेफरेंडम में स्टेट्स कहाँ पे जाएंगी? सारी साउथ में जाएंगी। ठीक है, तीसरा ये हुआ, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये हुआ कि आज के बाद क्योंकि कैपिटल जो होता है वो मेन टेरिटरी होती है ना, साउथ के साथ क्यों रहना चाहिए? ऑल्दो जो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल जो था, जो इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा था, वो नॉर्दर्न स्टेट्स। क्या बात, वेरी गुड। देखिए ना, ये सारी स्टेट्स कहाँ पे आ रही हैं? और इस पार्ट में सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए स्लेव चाहिए। तो जब रेफरेंडम हो तो किधर जाएंगे? डज मेक सेंस? अच्छा, थर्ड पॉइंट, ये इस्लामाबाद कैपिटल है ना, इस्लामाबाद का ज्यादा जाहिर बात जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी बात होगी वो पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि वाशिंगटन डीसी जो क्या है? कैपिटल है। Yes. वहां पे इन्होंने कहा कि आज के बाद स्लेवरी होगी। पहले वाशिंगटन डीसी नॉर्थ में है, नॉर्थ में स्लेवरी क्या है? नहीं है। हमने कहा आज के बाद वाशिंगटन डीसी में क्या होगी? स्लेवरी। लेकिन तो इससे भी नॉर्थ साउथ क्या होगा? साउथ को लिवरेज मिल रही है। लेकिन यहाँ सोचिए ना, नॉर्थ को भी लिवरेज मिल रही है। उन्होंने कहा आज के बाद वाशिंगटन डीसी में स्लेव ट्रेड जो है वो नहीं होगी। स्लेव ट्रेड और स्लेवरी का फर्क ये है कि स्लेवरी है कि इंडेंचर्ड लेबर आप करो, स्लेव ट्रेड ये है कि जिस तरह ऑक्शन नहीं होता, मेरे पास 20 स्लेव्स हैं हट्टे कट्टे, जिसको चाहिए उसकी गिट्टे कोटे फिर आगे आगे लेके चले। ऐसे इट्स रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द ह्यूमनिज्म, अगेंस्ट द ह्यूमन वैल्यूज। और आज जाके आप देखना 1848 में आपको प्रॉपर जो है वो यूएस के पोस्टर निकालना ऑक्शन, स्लेव ऑक्शन का, आपको बकायदा पोस्टर मिलेंगे दीवारों पे लगे हुए, ये स्लेव्स हैं, इस टाइम का ऑक्शन होगा। तो उनका स्लेव ट्रेड नहीं होगी, स्लेव ट्रेड अच्छा खासा बिजनेस था एक, लेकिन स्लेवरी होगी। और अगेन साउथ को एक और इम्पैक्ट भी दिया, एक एक्ट था पास हुआ, उसको कहते हैं फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। और फ्यूजिटिव क्या होते हैं? जो बहुत क्या हाँ जो भाग जो भाग इसको क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव। उन्होंने कहा वजह से सुलह हुदैबिया में था कि आप कोई बंदा भाग के जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे? वापस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे था कि अगर हमारा स्लेव भाग कर जाएगा तो नॉर्थ जो है वो बाउंड होगा, फिर वो हमें वापस करेगा। और जब कोई स्लेव भाग के जाएगा, जब वापस आएगा तो तीसरी जूल परेड होगी और वो भागने का नाम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यू नो। हुआ ये कि अगर अंडरग्राउंड रेलरोड की बात करें जिसमें 0.1 मिलियन लोग भागे, उसमें 60% जो लोग हैं वो इस फ्यूजिटिव स्लेव लॉ के बाद भागे। ठीक है, अब होता क्या था कि अंडरग्राउंड रेलरोड के लोग उनको साउथ से भगाते थे और कहां पे लेके आते थे? नॉर्थ में। ठीक है, अब अगर नॉर्थ में आते तो इन्होंने पकड़े जाना था, और पकड़ के कहां चले जाना था? वापस साउथ में। अब वो उनको ऊपर कनाडा से छोड़ के आते थे। ठीक है, लेकिन इस एक इवेंट से ना साउथ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया और अमेरिका जो है वो बदनाम हो रहा था। ये ना एक एनालिटिकल पॉइंट है एनालिसिस की सेंस में। जी भैया सर लीजिए, जो बात समझ रही हो मैं साथ कनाडा जब वापस छोड़ कर आते हैं और ये सारी स्टोरी समझ पहले लोग नॉर्थ से भगाते थे, गांव छोड़ के आते थे, साउथ से भगाते नॉर्थ में छोड़ के आ गए। नॉर्थ में वो क्या हो गए? नॉर्थ में से वो फ्री हो गए। अब एक्ट कौन सा पास हो गया? फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। उसके बाद ये था कि अगर कोई स्लेव भाग के नॉर्थ में आएगा तो वापस करेंगे। उसके बाद कनेक्टर्स पता क्या करते थे कि इनको यहाँ से भगाते थे नॉर्थ में, सिर्फ नॉर्थ में नहीं छोड़ते थे, ऊपर कनाडा तक छोड़ के आते थे। अब कनाडा किसकी टेरिटरी थी उस टाइम? ब्रिटेन की। ठीक है, समझ आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसके बाद ना यूएस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। देखें इसको समझें।
यूएस जो था, यूएस पहले किसके कंट्रोल में था? यूके के कंट्रोल में, सही है। और यूएस क्या कहता था कि हमारे साथ क्या हो रही है? ज्यादती हो रही है। और हम क्या हैं? हीरो हैं। और यूके क्या है? विलन है। और अभी हीरोइक स्टेट, हम किसको प्रॉस्पेर करते हैं? लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस को, कि हम मजहब से तंगी से आजादी देते हैं, हम पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, हम फ्रीडम देते हैं। वी आर द चैंपियंस ऑफ फ्रीडम। डज मेक सेंस? अच्छा अब देखें, वो जो चैंपियंस ऑफ फ्रीडम है, वो जो हीरो स्टेट है, उस हीरो स्टेट से आजादी लेने के लिए लोग विलन स्टेट की एक कॉलोनी में ज्यादा फ्रीडम फील कर रहे हैं। और समझाना चाहता समझ आई? तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी ये ना, ज्यादा यूएस विलन हो जाएगा और यूके हीरो। हाँ, और नहीं, यूके की और बात भी देखो कि ये यूके की स्टेट नहीं है, कंट्री, बल्कि क्या है? यूके की कॉलोनी है। तो हीरो स्टेट की जो फ्रीडम को चैंपियन करता है, उसकी स्टेट से फ्रीडम लेने के लिए लोग विलन स्टेट की टेरिटरी में ज्यादा फ्रीडम फील करते हैं। समझ आई बात? इससे यूके जो है वो बहुत ज्यादा यूएस बदनाम हो रहा था। वजह कौन बन रहे थे? साउथ। उन्होंने साउथ को बहुत ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। ठीक है, फिर चलते चलते 1854 आया। अगर मैं किसी को कहूं कि तुम मेरे साथ रहो, हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे, और वो सारी जिंदगी मेरे साथ रहे और फिर मुझे कहे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मेरे दिल पे क्या चलेंगी? छुरियां। छुरियां क्या चलेंगी? अच्छा, ये है अमेरिका, ये इसका नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पे टेरिटरी है, उसे कहते हैं कैंसस टेरिटरी। ठीक है, रिमेंबर आवर फर्स्ट डे लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या था? अटलांटिक स्लो, याद है? यहाँ पे क्या था? पैसिफिक स्लो। और यहाँ पे सारी क्या थी? मिसिसिपी। हाँ, मिसिसिपी वैली। मिसिसिपी वैली। ठीक है, नॉर्थ ने हमेशा किसको चैंपियन किया? नॉर्थ ने हमेशा किसको चैंपियन किया? फ्रीडम को। और साउथ ने स्लेवरी को। ऐसे ही है। पहले ये लोग थे सिर्फ यहां तक, हौले हौले वेस्ट को एक्सपैंड कर रहे थे। जब ये सिर्फ यहां तक थे, तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या है? एंटी स्लेवरी फ्रीडम, और साउथ में क्या है? और यहाँ पे नॉर्थ में क्या है? इंडस्ट्री, और साउथ में क्या है? एग्रीकल्चर। अब ये एक्सपैंड करते करते कहां पे पहुंच गए हैं? मिसिसिपी वैली में। मिसिसिपी वैली में इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ एंड साउथ क्या होगी? एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री। यस, नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मिसिसिपी वैली में पहले दिन बताया था ना आपको, यस सर, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? एग्रीकल्चर। क्योंकि वैली के अंदर सारा क्या होता है? एक सॉइल होती है, सॉइल, और वहां पे क्या होती है? एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, 1854 में ये टेरिटरी थी, कैंसस टेरिटरी। इस टेरिटरी ने अप्लाई किया फॉर द स्टेटहुड। अब ये है कहां पे? नॉर्थ। नॉर्थ में। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कौन सी है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। तो जब ये स्टेटहुड के लिए अप्लाई करेगी, तो ये फ्रीडम की तरफ जाएगी कि स्लेवरी की तरफ जाएगी? स्लेवरी की तरफ जाएगी।
और नॉर्थ ने हमेशा किसको चैंपियन किया है? फ्रीडम। तो अगर ये फ्रीडम की बजाय स्लेवरी की तरफ जाएगी तो नॉर्थ के दिल पे क्या चलेगी? चोरी। चलिए भाई का जब कैंसस टेरिटरी ने अप्लाई किया तो अगेन नॉर्थ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगना था अगर कैंसस टेरिटरी उधर चली जाती। तो अगेन यहां पर उन्होंने दूसरा एक्ट पास करवा लिया, उसको कहते हैं कैंसस नेब्रास्का एक्ट। ठीक है, बाकी मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, सीरियस कर लो आप, इसमें भी फाइन ना। कैंसस नेब्रास्का है, उन्होंने क्या किया कि इस टेरिटरी को दो में डिवाइड कर दिया। कितने में कर दिया? दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर है नेब्रास्का, आजकल की पोजीशनिंग है आजकल की, ठीक है ना। ऊपर है नेब्रास्का। आप लोगों ने ना किया डाउनलोड यूएस का मैप? किया है किसी ने? किधर लगाया होगा ऊपर मोबाइल पे? नहीं सर, मोबाइल पे नहीं लगा। कैंसस लगा लो ना यार, लैपटॉप पे लगा दे। कैंसस असल में यहाँ पे ये फेस सेविंग करना चाहते थे कि एटलीस्ट एक स्टेट तो हमारी तरफ आए ना। यहाँ पे एक और घटिया काम किया नॉर्थ ने, यहाँ पे इनकी डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग भेजे। ठीक है, जब रेफरेंडम होते ही किधर को आ जाए? नॉर्थ में आ जाए। उनको मिलिटराइज भी किया, इंडिया वाला काम किया, मिलिटराइज भी किया। और 1854 में जब यहाँ पे कैंसस में रेफरेंडम हो रहा था तो वही काम जो यहाँ पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशन पे होता है वही यहाँ पे हुआ। जब opposing parties were in tight competition, there was fight. और फायरिंग के नतीजे में काफी सारे लोग जो हैं वो मारे गए और इस इवेंट को कहते हैं ब्लीडिंग कैंसस। ये समझ लो कि जंग की क्या है पहली चिंगारी थी। तो मैं इसी की बात कर रहा था। हाँ? इसी की बात कर रहा था। ये तो मेरी जान बहुत बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इवेंट्स लेड, तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं फौरन? आप उसको प्रॉपर वो 1781 से स्टार्ट हुआ है जब अमेरिका बना, ठीक है ना। टेक्निकली एड्रेस करें, समझ आई बच्चे बात। उसके बाद 1857 एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट कहते हैं सर जब ये एक्ट हो चुका था तो रेफरेंडम किस लिए हुआ था? इसका जब ये एक्ट पास हो चुका था कि नेब्रास्का नॉर्थ में जाएगा और कैंसस साउथ में आ जाएगा, और कह रहे हैं जो ब्लीडिंग कैंसस था ये रेफरेंडम हो रहा था, रेफरेंडम का प्रोसेस चल रहा था ना। कि ये एक्ट पास होना चाहिए या नहीं? नहीं जिस तरह रेफरेंडम हो रहा था कि आइदर कैंसस वुड बी फ्री स्टेट और साउथ स्टेट। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कि पोलिंग स्टेशन पे जो फायरिंग वगैरह हो जाती है, ये इवेंट है। सेटिस्फाइड? ठीक है। यहाँ पे एक स्लेव था, उसका नाम था ड्रेड स्कॉट। क्या नाम था? ड्रेड स्कॉट ने केस किया अपने मालिक के खिलाफ, उसको कहते हैं सैनफोर्ड, और इस केस को कहते हैं ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड केस। और इसकी बेसिस ये हैं कि जुडिशरी, इवन की जुडिशरी को जब इस मामले में इंटरवीन किया गया तो जुडिशरी ने भी बजाय चीजों को रिजॉल्व करने की चीजों को और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया। हाउ? देखें, यहाँ पे एक स्टेट है इनकी इधर करके, जहाँ भी ग्रेट लेक्स है ना इधर, तो उसका नाम है विस्कंसन। ग्रेट लेक्स का पता है? 3 महीने हो गए, शर्म हया कर लो तुम यूनिवर्सिटी पढ़ते हो। ये वाला यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ ना, और यहाँ पे ये देता ना ग्रुप, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है।
सुपीरियर लेक्स और ये वो कनाडा के साथ जो बाउंड्री बनाते हैं इनकी प्रॉपर। अच्छा, इसका मालिक ना सैन ब्रैड स्कॉट को लेके आया इधर विस्कॉन्सिन में, ठीक है। विस्कॉन्सिन में कुछ देर ये लोग रहे और बाद में दोबारा कहाँ चले गए? साउथ में, ठीक है। जब ये साउथ में गए तो ड्रेड स्कॉट ने केस कर दिया सैनफोर्ड के लिए कि जब मैं नॉर्थ में गया था मैं क्या हो गया था? फ्री हो गया था, ठीक है। और अब मुझे क्या करना हो जाना चाहिए? फ्री होना चाहिए, तो मुझे स्लेव नहीं बना सकते, ठीक हो गया। उसने लोकल कोर्ट में केस किया और लोकल कोर्ट में केस जीत गया, ठीक है। उसके बाद सैनफोर्ड ने वही चैलेंज कर दिया केस, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें मसला ये था, सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने होते हैं? 9। जो फैसला 5 का होता है वो फैसला क्या होता है? 5 होता है। सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम जो 5 जजेस थे वो सॉर्नर्स थे। अब एक बात जो हकीकत है, अगर आप जज हो, वकील हो, जो मर्जी हो, अगर आपको एक पार्टी अच्छी लगती है तो आपको लगती है, आपकी इंक्लिनेशन उसके साथ होती है। जब ये 5 जजेस साउदर्नर्स थे तो ये फैसला किसके अकॉर्डिंग करेंगे? साउथ के अकॉर्डिंग करेंगे। इन्होंने जो फैसला किया ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड केस, इन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो लेजिस्लेचर के पास ये राइट कहां से आया है कि वो कोई लाइन लगाए और उस लाइन से कहे कि ऊपर स्लेवरी होगी और नीचे नहीं। क्योंकि इतने बड़े इश्यू को अगर एड्रेस करना था तो थ्रू अमेंडमेंट एड्रेस करना था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मिजूरी कंप्रोमाइज था 1820 का, इसका जुडिशियल रिव्यू किया और इसको जुडिशियली वीटो कर दिया। ये आज आपका चेक एंड बैलेंस भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि लेजिस्लेचर का कोई भी केस जुडिशरी क्या कर सकती है और वो कभी भी कर सकती है। ये नहीं है कि कब जब उसका मर्जी दिल करे। असल में यहाँ पे क्या हुआ है, ड्रेड स्कॉट ने, लॉयर है, लॉयर आप में से आप है ना? अच्छा मैडम, जब हम केस करते तो कोई बेस होती है ना केस की, ठीक है। तो ड्रेड स्कॉट ने किस बेस पे केस किया था? नहीं, बेस क्या था, मतलब एविडेंस क्या था? मिजूरी कंप्रोमाइज, लॉ का एविडेंस क्या था? मिजूरी कंप्रोमाइज, कि जब मैं नॉर्थ में आता तो मैं क्या हो गया था? फ्री हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एविडेंस ही क्या करवा दिया? खत्म करवा दिया। जब ये एविडेंस ही खत्म हो गया, जब बेस ही खत्म होगी केस की, तो वो केस रहेगा। और ड्रेड स्कॉट बेचारा स्लेव था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, पहला डिसीजन था, दूसरा डिसीजन ये था कि ड्रेड स्कॉट क्या था? स्लेव था। जब स्लेव था तो यूएस का सिटीजन नहीं था। जब यूएस का सिटीजन नहीं था तो उसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस करे, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा कि किस्मत बदलती वेखी में जाके बदलता वेखे। आज मैं आपको वो प्रैक्टिकली प्रूव करके बताता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत सैक्रेड होते हैं, उनकी सैंक्टिटी बहुत ज्यादा होती है, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। आज अगर पाकिस्तान की बात करें तो कोई उनके खिलाफ बात कर सकता है? नहीं कर सकता। उनको आप समझ गए हैं? लेकिन यार मैं किस मुंह से बात करूं, मैं खुद उनका हिस्सा हूं। आई एम पार्ट ऑफ मिलिट्री एंड कैंटोनमेंट्स। अच्छा यार, आप लोग जब ये फॉर्म शॉर्म फिल किए प्लीज गिव ड्यू विटनेस टू एमएलसीजी। मुझे तो पता ही पीछे रहा है कि एमएलसीजी के मजे हैं। हां क्या मजे हैं सर? यार इतने मजे हैं। डॉक्टर ससीम अली का नाम सुना है? यस सर। वो अपना ग्रुप नहीं इंप्रूव कर रही, हालांकि उसका सीएसएस पास भी है।
बस अमन से जो सर उन्हें पहले नहीं पता था। सस्सी ने एक ही बात बताई मुझे ना, कहती यार मेरी बात सुनो, बोलती है सुना मेरी बात सुनो, मैंने जी कहती पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? उनको किसकी की? अरे तुम का हिस्सा हो, दैट्स इट। आपको कॉर्नल ब्रिगेडियर लेवल का आपको प्रोटोकॉल मिलता है, आर्मी की जितनी भी फैसिलिटीज हैं आपको वो मिलती हैं। किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एसटीआई में गाड़ी और घर नहीं मिलता, इनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग गाड़ी और घर मिलता है, ठीक है। 1400 डीजल पर लीटर, 1400 लीटर पर वीक पेट्रोल मिलता है, ठीक है। बिल्कुल नीचे कोई गाड़ी नहीं है, और जो सबसे छोटा घर है वो इधर जीएचक्यू रावलपिंडी में है जो 11 कनाल का है। और इवन की ये जो गोटी वगैरह है पन्नू आर्कल में, इसके तो 42 कनाल के घर हैं, ठीक है। और एक घर में कहते हैं 4 स्विमिंग पूल हैं, और ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं जिम खाना की और मेस की और ये इनके जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं सारे वहाँ पे मतलब प्रोटोकॉल ना क्वालिटी ऑफ लाइफ वेपन्स बहुत बड़े पड़े नो के लिए। आपकी मेजर सिटीज में हमेशा पोस्टिंग रहेगी, आपको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और वो क्या कहते हैं जो बर्डमैन वगैरह मतलब आपके जो क्या कहते हैं जो शायद 14-15 वो आपको मिल जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड ब्रो। इसका मतलब है कि बाकी सब छोड़ के देते हैं। नहीं इवन कि ये देखें कि कहते हैं कि 1890 में काफी सारे लोग पीएस के लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि हमारे डेपुटेशन पोस्टिंग एमएलसीजी में हो जाए। यस सर। ठीक है ना, सो इट्स वेरी गुड। वैसे मुझे भी बियर बरकत का से ही फायदा है। मैं बिलीव मी इफ यू कैन कि जिस दिन ससी का पास हुआ तो उसने ना नीचे कमेंट किया हुआ था कि मैं दोबारा पास कर लिया, तो नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि ससी से दफा पीएस आना चाहिए। तो ससी ने कहा नहीं यार आई एम वेरी मच हैप्पी विद माय ग्रोथ, तो मैंने अब चेंज नहीं करना। दिल में ख्वाहिश है, मैंने कहा यार अगर इतना ही अच्छा है तो मे बी मेरी रीलोकेशन होने वाली है, मुझे एमएलसीजी मिल जाए। On the very next day, I got a letter that you have been relocated to MLC. ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि सेक्रेड इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं कर सकता। यहां तक आज तक कभी भी किसी ने जुडिशरी के अगेंस्ट बात नहीं की थी। जुडिशरी वाज कंसीडर्ड एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूट। 1860 में एक बंदा था, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। वैसे बंदा पहले था वो अब्राहम लिंकन जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था, ठीक है। और ये मुसलसल 7-8 इलेक्शंस हार चुका था। He was the first person जिसने जुडिशरी को डायरेक्टली टारगेट किया, ठीक है, डायरेक्टली टारगेट किया जुडिशरी को। और इवन कि ये उसने कह दिया कि ये जो फैसला हुआ है ये मैं इसको डिसीजन मानता ही नहीं हूँ, बल्कि ये क्या है, ये 5 जजेस का क्या है, ओपिनियन है। और इसके बाद उसने नारा लगाया कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं स्लेव को क्या कर दूंगा, स्लेव को क्या कर दूंगा। और देखना ये 1860 4 पे डिवाइड करो, 4 4 था 16, कितने बचे 2 6 0, कितने हो जाएगा 6 पे कितना बचेगा 24 205। तो 4 पे डिवाइड होता है, हाँ। तो 1860 में क्या होंगे फिर इलेक्शन। तो 1860 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भुट्टो ने खुद को फांसी खुद लगवाई थी तो वुड यू एग्री? नो सर। यस सर। देखो ना भुट्टो क्या कहता था, भुट्टो कहता था कि जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला मैं इनके अपनी तस्मे बांधूंगा और मैं इनको उल्टा लटका दूंगा, ऐसे कहता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे पहले ये बाहर निकले हमें उल्टा लटकाए, हम इसको अंदर ही सीधा लटका रहे। ऐसे ही यहाँ पे ये बात समझो कि जिस दिन कैंपेन स्टार्ट हुई लिंकन की, लिंकन कहता था कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना मैं स्लेवरी को क्या कर दूंगा, अबॉलिश कर दूंगा। इसलिए साउथ ने भी कहना शुरू कर दिया कि जिस दिन तुम प्रेसिडेंट बने उस दिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। इसी वीक में 1860 का इलेक्शन हुआ। एनीहाउ लिंकन won that election
और लिंकन प्रेसिडेंट बन गया। कब बनेगा? 1861। शाबाश। 1861 में लिंकन प्रेसिडेंट बना, 20 जनवरी 1861। और जिस दिन ये प्रेसिडेंट बनेगा तो साउथ क्या हो जाएगा फिर? वो क्या करता? हम आपसे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो सबसे जो पहली स्टेट अलग होने वाली थी वो थी साउथ कैरोलिना। से मतलब नॉर्थ से अलग हो रही है? हाँ, नॉर्थ से अलग हो गए, अलग हो गए। इन्होंने अपना मुल्क ही अलहदा बना लिया, ठीक है ना? नहीं तो इन्होंने अपना मुल्क अलहदा बनाया। ये बात में 11 स्टेट्स होगी। तो फर्स्ट बार साउथ कैरोलिना, मतलब यहाँ पे पहले मुल्क का नाम क्या था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने जब खुद को अलहदा किया, खुद का कंट्री ही सेपरेट कर दिया और उस कंट्री का नाम रखा। अभी मैं ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? लाहौर। किसमें? सीएसए में। इन्होंने अपना नाम रखा सीएसए। ये याद रखा, ठीक है? ये था कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वो क्या होगा? कन्फेडरेट। अब मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल इशू क्या था? पॉलिटिकल इशू, फेडरेशन वर्सेस एंटी फेडरेशन। तो मुल्क का नाम देखो, कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या समझे बोला? मतलब एंटी फेडरलिस्ट। वही जो पहले दिन से रोना था, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, वो रोना उन्होंने जिस दिन अलग हुए अपने कंट्री का नाम ही यही रखा कि हमारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? स्टेट। ठीक है पुत्री। उसके बाद उन्होंने अपना प्रेसिडेंट ही अलग बना लिया। लाइक यहाँ पे कौन था? लिंकन। और यहाँ पे आ गया जेफरसन डेविल्स। ये थॉमस जेफरसन का 6th कजन था, ठीक है? यहाँ पे जो उन्होंने मिलिट्री कमांडर बनाया जो जंग में था, उसका नाम था उलाइसिस एस ग्रांट। और जो इनका मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था रॉबर्ट ई ली। जंग चली जनाब अल्लाह 1861 से 1865 तक। और वही बात है पुत्री, आपने बैटल्स नहीं, आपसे पूछे गए नहीं। हमने क्या पढ़ा? वाई, फिर हाउ डिटेल में पढ़ा, ठीक है? बस थोड़ा सा ये देख लो कि जंग स्टार्ट हुई बंकर हिल फोर्ट से और जंग खत्म हुई एपोमाटॉक्स हॉल पे। और नॉर्थ क्या हो गया? जंग इनसे जीत गया। जंग के थोड़े से फैक्ट्स हैं, वो लिख लो बेशक। किस जंग में 0.68 मिलियन लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए। It was the bloodiest war in the US history। कि जितने यूएस के लोग पूरी जंगों में मरे, उससे ज्यादा इस अकेली जंग में मरे, सही है? उसके बाद इस वॉर के अंदर 30,000 बैटल्स थी। वॉर और बैटल में फर्क का पता है ना? यस। मतलब वॉर लार्जर एंट्री और बैटल इसमें लड़ाई होती है। और कहते हैं इट वाज द वॉर बिटवीन ब्रदर्स, जिसमें भाई ने भाई को मारा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो लिंकन है इसके तो अपने पास खुद भी इतने स्लेव्स थे नहीं, वो उनकी अगेंस्ट जब इसने ये पास किया था 1863 का एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, तो उसमें उसने छोड़ दिया। बताता हूँ, ठीक है पुत्री? अब जंग का इम्पैक्ट क्या हुआ? जंग का इम्पैक्ट ये हुआ कि वो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो हमेशा रिजॉल्व हुए। सोशल इशू कैसे रिजॉल्व हुआ? कि अमेंडमेंट हुई 1865 में
जिसको कहते हैं 13th अमेंडमेंट। तो कहते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कि आज के बाद यहाँ पे स्लेवरी नहीं होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ स्लेव्स थे, उनको बाद में स्लेवरी की बजाय उनको इंडेंचर्ड लेबर्स बना लिया कुछ लोगों ने, तो दोबारा उनको फिर वही जुल्म शुरू कर दी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और अमेंडमेंट पास हुई, इसको कहते हैं 14th अमेंडमेंट। ये थी अबाउट एक्स स्लेव प्रोटेक्शन। और इवन की एक और अमेंडमेंट पास हुई, कहते हैं 15th अमेंडमेंट। रिमेंबर द लेक्चर ऑफ हेनरी जैक्सन। जब तक कॉमन मैन को वोटिंग राइट ही नहीं मिलेगा तो लोग उनके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे प्रेसिडेंट नो। यहाँ पे जो है इसको वोटिंग राइट दिया गया ब्लैक्स को, ताकि जब वोटिंग राइट उनके पास होगा प्रेसिडेंट्स को उनके वोट चाहिए होंगे, स्लेवरी खत्म होगी, पॉलिटिकल इशू खत्म हो गया, अमेरिका बिकेम रियली इंटीग्रेटेड वन कंट्री, और इकोनॉमिक इश्यूज भी जो है वो खत्म हो गए। इवन कि आप ये देखें कि दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1800 में, ठीक है, लेकिन जो यूएस के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आपको शुरू होता है 1865 के बाद से, when they became really one country। और वो कॉम्प्रोमाइजेज, वही बातें कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मगर तुम्हारे साथ खुश नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि क्या हुए, लड़के क्या हुए, आपस में इकट्ठे हो गए। तो वॉर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन बच्चे यहाँ पे अमेंडमेंट पास हुई 13, स्लेव आजाद हुए, 14 स्लेव को प्रोटेक्शन दी गई, 15 उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए सारे। अब ये वादे नहीं है बल्कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और कब पास हो रहे हैं, 1865 में। इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो इनको दिए गए, ये असल में इनको कभी भी नहीं मिले। वो जो साउथ कहता था ना कि ये नॉर्थ जितनी भी सारी बातें करता है, ये सारी बातें क्या है, स्मोक स्क्रीन है। क्या है, असल में कहानी कुछ और है। ये कुछ और चाहते हैं कि ताकि इनको फ्री लेबर प्रोवाइड हो, तो वो कहानी कुछ हद तक ठीक थी। इनको किसी ने ओन नहीं किया स्लेव्स को, इनका बस नाम चेंज हुआ। नाम चेंज होके स्लेव से अभी लोग क्या हो गए, ब्लैक, बस। उसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो वादे नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इनको दिए गए, वो उनको कभी भी नहीं मिले। उनको लेने के लिए उनको पूरा 100 साल जो है वो इंतजार करना पड़ा। और इट वाज ओनली इन 1965 when they were given these rights. From that 1865 to that 1965, they framed a very good movement, and that movement is known as civil